बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, बारबाडोस में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और सरप्राइजिंगली हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई और कंप्लीटली डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया वेस्ट इंडीज़ की साइड। और हैरानकुन तौर पर रोस्टन चेज जो है वो इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या हकायक हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने बात करनी है CPL में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ले लिए गए, जिसमें मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक है। क्या इनको PSL परफॉर्मेंस बेस पर उठाया गया और ये शाहरुख खान की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वो मजीद चीज़ें सारी सूरत हाल सामने ले आए हैं। जो 5600 वाला मामला था, इसके अलावा फिर प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी जो है उनको ऑफर हुई कि आप अगर आना चाहें तो इस हवाले से उन्होंने हुकूमत से कुछ अपील की है। इस सारी सूरत हाल में बात करनी है। और इसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीनियों के हक़ में एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद की है और ये आवाज़ वो एक अरसा दराज से बुलंद करते हुए आ रहे हैं और ख़ासी उनको कामयाबी भी इसमें मिली है। बहुत सी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर जगह पर जिसकी जो आवाज़ है वो बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहे। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अहमद सईद साहब। सईद साहब, जरा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच पर बात कर ली जाए, जो कि 180 रन पर तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। मासवा उस्मान ख्वाजा के जिन्होंने 47 रन की इनिंग्स के लिए कोई भी, या फिर ट्रेविस हेड हैं, इसके अलावा कोई भी बैटर नहीं चल पाया। बारबाडोस इतनी क्या टफ कंडीशंस फॉर ऑस्ट्रेलियंस? देखें, जो कल मैच हमने देखा उसमें यकीनन डॉजी विकेट तो था। बारबाडोस का जो ब्रिज टाउन ग्राउंड है इसे 1871 में तामीर किया गया था और एक इसकी लेगेसी है, एक हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पर आमतौर पर पेसर्स को हेल्प मिलती है और कल की जो पिच थी उसमें शमार जोसेफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की और उनके साथ जो है वो जेडन सील्स, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। शमार जोसेफ थोड़े से अनलकी रहे कि उनकी बॉल्स के ऊपर कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से वो अपना 5 जो है वो हासिल नहीं कर पाए। तो एक बहुत ही अच्छा आगाज़ किया है वेस्ट इंडीज़ ने। अनप्रेडिक्टेबल था, वेस्ट इंडीज़ को डाउन एंड आउट करार दिया जा रहा था इस सीरीज़ से पहले, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो 11 कल मैदान में उतरी है उनमें से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछली बार उनकी टेस्ट टीम का हिस्सा ही नहीं थे, जो आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज़ ने खेला था पिछले साइकिल के अंदर। तो एक नई टीम कंपैरेटिवली जो है उन्हें बनाने की कोशिश की है। जो उनके कोच हैं वेस्ट इंडीज़ के डेरन सैमी, उन्होंने यह मुतालबा किया बोर्ड से कि हम बिल्कुल नई टीम जो है वो तश्कील देंगे इसके लिए। तो अभी तक जो तजर्बा उनका रहा है इस टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अभी ज़ख्म खोरदा होकर आई है लॉर्ड से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और ये बहुत अनयूजुअल होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 टेस्ट मैचेस में कंसेक्यूटिवली हमें इतनी फंसी हुई नजर आए। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में होती तो उनको भी पिच से बहुत ज़्यादा मदद मिली। 57 रन पर 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के भी, और लगता ही है कि इस टेस्ट मैच का फैसला जो है वो पेसर्स ही करेंगे। अब देखना यह है कि जो स्पिनर उन्होंने अपनी टीमों के अंदर रखे हुए हैं, जमाल वॉरिकन जो उनके वाइस कैप्टन हैं वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने एक भी ओवर नहीं करवाया है। ज़ाहिर है कि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर भी है। तो देखना यह है कि तीसरे या चौथे दिन कितनी हेल्प मिलती है। लेकिन दूसरा दिन और पहला दिन मुकम्मल हो गया, दूसरा दिन भी लगता ही है कि पेसर्स के नाम रहेगा। और अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम 200 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो इस ट्रिकी पिच के ऊपर 30-40 रन की जो लीड है वो बहुत ही हैंडी साबित हो सकती है। एक बात अलबत्ता अब तक वाज़ेह हो चुकी है कि इस मैच का भी नतीजा लाजमन निकलेगा, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में जब से ये शुरू हुए हैं मैचेस, टेस्ट मैचेस के, उस वक्त हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस नतीजा खेज होना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात इस टेस्ट साइकिल के हवाले से मैं ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने जो है वो जब से हमने ये सुना है कि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान की टीम ये कोशिश कर रही है कि हमें सारे T20s खेलने हैं। अब देखें, जो जून जुलाई चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट हो रही है हर तरफ। वेस्ट इंडीज़ की टीम में मेरा ख्याल T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी खेलना है, इंडिया की टीम ने भी खेलना है, इंग्लैंड की टीम में भी खेलना है। उसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें यहाँ एशियन कंडीशंस के अंदर भी टेस्ट मैच खेल रही हैं, उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये कौन सी प्लानिंग है कि आपको अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने हैं तो आप T20 खेलते जाएं, आपको चैंपियंस ट्रॉफियां खेलनी है तो आप 3-3 मैचेस की जो है वो ODI के सीरीज़ कर लें, 3-3 मैचेस की T20 की सीरीज़ कर लें। और साथ ही एक और बात का मुझे मतलब, कोई अगर बैठा हुआ है PCB के अंदर, कोई इतना जीनियस बैठा हुआ है जो हमें नहीं समझ आ रही ये बातें। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है 3 मैचेस खेलने, एक ही वेन्यू पे आप 3 मैच खेल के वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की टीम उसके बाद वेस्ट इंडीज जाएगी, पाकिस्तान की टीम वहां भी एक ही ग्राउंड में 3 मैच खेल के वापस आ जाएगी। तो क्या अचीव किया आपने, क्या एक्सपोजर है, क्या प्लेयर तैयार होंगे। और अभी वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने आगे जाना है वेस्ट इंडीज़, तो हमें इस सीरीज़ को देखना है, पिच के बिहेवियर्स किस तरह से हैं, प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उनके अगेंस्ट जाकर मैच खेलना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के अंदर, उस वक्त हमने
कंडीशनिंग कैंप लगाया हुआ है, उसके फ़ौरन बाद हमने जो है वो T20 खेलना शुरू कर देने। हमने रिक्वेस्ट कर दी है वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से कि आपने जो है ना वो हमारे जो ODI मैच है ना वो भी कन्वर्ट कर दे T20 की तरफ। तो तमाम दुनिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इवन वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता था उसको भी ये बात समझ आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो भी बाकी जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के वो हम संभालने में कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, अगर ये ऑस्ट्रेलिया ही की बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि 2 मैचेस में लगातार फंसती हुई दिखाई दे, क्या कहाँ पर लैग कर रही है? आपको लग रहा है कि जैसे जैसे इंग्लैंड की टीम बेसबॉल की तरफ से वो तेज़ खेलने के जानी जाती है, ऑस्ट्रेलियन भी कहीं ना कहीं उस जल्दबाजी का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा सैम कॉन्स्टेंस वो इंडिया वाली उस मैचेस के बाद से हमने देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंसेज ऑल्दो उसमें भी नहीं थी, सिर्फ एक हाइप बनाई गई थी, वो भी इंडियंस की जानिब से बना दी गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए कैमरॉन ग्रीन की, जॉश इंग्लिश की 3, 5 और वेबस्टर जो है 11, एलेक्स कैरी 8, तो वजह क्या नजर आ रही है? या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं या फिर ये देखें वजह तो जाहिर से साफ नजर आ रही है। हम इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं तवील अरसे से कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है उसमें हमें अब वो डेप्थ नजर नहीं आती, वो प्रोग्रेस नजर नहीं आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर भी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, सबसे ज़्यादा जिस केस स्टडी को समझा जाता है क्रिकेट को सीखने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो बहुत ज़्यादा T20 लीग्स के आने के बाद और प्लेयर्स का दूसरी जो लीग्स हैं उनमें एक्सपोजर बढ़ने के बाद अब वो डेप्थ हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर भी नज़र नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जिस तरह से ओपनर उनके पास अब नहीं मिल रहा है उस्मान ख्वाजा के साथ खेलने के लिए, उन्होंने स्टीवन स्मिथ को भी ट्राई करके देख लिया। इस मैच में आई गेस स्टीवन स्मिथ को भी उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो सीनियर प्रोज के जाने के बाद उनको गैप फिल करने का सिलसिला एक होता है, उस ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी और इंडिया की टीम भी दोनों बड़ी टीमें जो है वो इस ट्रांजिशन से गुजर रही हैं। कैमरॉन ग्रीन की आपने बात की है तो तीसरी मरतबा कंसेक्यूटिव वो स्लिप में कैच देकर आउट हो रहे हैं, तो उनको भी जो है वो अपने नंबर से हटाने का फायदा उस तरह से हासिल नहीं हो पा रहा है। सैम कॉन्स्टेंस ने एक इनिंग्स खेली थी 65 रन की इंडिया के अगेंस्ट और दोबारा अब, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ है इसमें सैम कॉन्स्टेंस को और जॉश इंग्लिश को इनको जो है वो कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे ताकि इनको तैयार किया जाए। यहाँ पर भी अब देखें अगर प्लेयर को आपने तैयार करना है तो उसे आप जब तक रेड बॉल नहीं खिलाएंगे उस वक्त तक वो प्लेयर तैयार नहीं होगा। सैम कॉन्स्टेंस को भी उन्हें रेड बॉल सीरीज में डाला, लॉर्ड्स में होने वाला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें तो गो के वो एक्सपीरियंस पर ही गए। और हर टीम जो है वो जब बड़े मैच में जाती है तो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। इंडिया की टीम ने भी कैरी किया था विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के अंदर, आपको याद होगा, और फाइनल में आकर वो परफॉर्म कर गए थे। लेकिन अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ये वाले प्लेयर्स जो हैं, जॉश इंग्लिश हैं, सैम कॉन्स्टेंस हैं, इनको कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर आप स्केड्यूल देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बहुत आसान मैचेस नहीं है इस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका में जाकर खेलना है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को होस्ट करना है एशेज सीरीज़ के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है इसको अच्छे अंदाज में वाइंड अप करना भी ज़रूरी है ताकि उनका मोमेंटम भी बने और वो जो पॉइंट्स हासिल करने होते हैं टेबल पर ऊपर आने के लिए वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इस टेस्ट मैच में ना वेस्ट इंडीज़ की कप्तान को लेकर बड़ी बात हो रही, जो रोस्टन चेज हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने तो जनाब कभी जिंदगी में कप्तानी नहीं की, शायद छोटे होते खेलते हुए कप्तानी की हो, लेकिन इनको नेशनल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दीजिए। इसके पीछे क्या स्टोरी वैसे? देखिए मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच की सबसे दिलचस्प बात जो है ना वो यही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रोस्टन चेज इस वक्त 33 साल के हो चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि 2023 से 25 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था उसमें इन्होंने एक मैच भी नहीं खेला है रेड बॉल का वेस्ट इंडीज़ के लिए। वेस्ट इंडीज़ वो कंट्री है जहाँ पर आप जानते हैं कि आमतौर पर ट्रेंड ये शुरू हो चुका है कि प्लेयर्स जो है 29-30 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और वो फिर लीग्स खेलना शुरू हो जाते हैं। निकोलस पूरन जो है वो अभी उसकी एग्जाम्पल है जो अपने कैरियर के प्राइम के ऊपर जो है वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के उन्हें T20 खेलना जो है प्रेफर किया है। तो रोस्टन चेज को बुलाने का जो सिलसिलेकार है वो भी बहुत दिलचस्प है। डेरन सैमी जब आए तो उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हम नई टीम बनाएंगे। उस नई टीम को बनाने के लिए 6 सीनियर प्लेयर्स थे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया वेस्ट इंडीज़ के रेड बॉल के लिए। उनमें रोस्टन चेज थे, उनमें ये जो पाकिस्तान की सीरीज़ में आने वाले ट्रेवन इमलाक थे, उनमें जॉन कैम्पबेल थे जो 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनमें जो इनके वाइस कैप्टन है जमाल वॉरिकॉन उनको शामिल किया गया, जो शोआ डिसिल्वा को रखा गया। इन 6 प्लेयर्स को उसमें शामिल किया गया और इन 6 प्लेयर्स का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में 6 की फैक्टर्स की बुनियाद पर यह डिसाइड किया गया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को कौन लीड करेगा। उनमें
लीडरशिप स्किल्स शामिल थे, उसमें यह देखा गया कि प्लेयर का पर्सनल कंडक्ट किस तरह का है, उसमें यह देखा गया कि प्लेयर का क्रिकेटिंग नॉलेज किस तरह का है, उसमें यह देखा गया कि मीडिया हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, उसमें यह देखा गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेयर के किस तरह से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखी गई कि उसकी विद इन द टीम कितनी रिस्पेक्ट की जाती है या वो कितना कैपेबल है विद इन द टीम अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करवाने में। तो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो पहली पोजीशन मार्किंग की बुनियाद पर हासिल की वो रॉस्टन चेज ने हासिल की, और दूसरी पोजीशन जो है वो जमाल वॉरिकन ने हासिल की। तो रॉस्टन चेज कैप्टन बन गए और जमाल वॉरिकन जो है वो वाइस कैप्टन बन गए हैं। ये वेस्ट इंडीज की 99 साल हिस्ट्री में 34वें टेस्ट कप्तान है। 1926 में इनको जो है वो दर्जा मिला था वेस्ट इंडीज को। जी हाँ, तरीका बाकी बड़ा मुनफरिद था। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक बाद वापस आते बात करते हैं। आईसीसी ने ये जो क्रिकेट के रूल्स हैं इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं, उन पर बात करेंगे। ब्रेक बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच की, और इस मैच को लेकर ही उस्मान ख्वाजा भी आजकल खबरों में है, और फलस्तीनियों के हक में आवाज़ उस्मान ख्वाजा ने पहले दिन से लेके अभी तक वो इस पर अमल पैरा है। कभी वो अपने शूज़ पर उनका साइन, कभी अपने बैट पर उनका साइन, बहुत सी पाबंदियां लगी गई, तनकीद का निशाना बनाया गया, वार्निंग्स दी गई, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो है वो अभी भी अपने उसी स्टांस पर कायम है। और कल भी हमने देखा कि उन्होंने उस चैनल को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। MSI साहब, मजीद इस वाले क्या डिटेल्स हैं? देखें, ये मामला दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था, जब उस्मान ख्वाजा ने अपने बैट के ऊपर स्टिकर लगाया था, फाख्ता जो कि अमन के निशान के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, और साथ उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए अमन का जो है वो एक पैगाम जारी किया था। तो ICC ने उन्हें कहा था कि सियासी पैगाम जो है वो खेल से दूर रखे जाएँ। उसके नतीजे में उनको ICC ने कुछ जुर्माना भी किया। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बिग बैश लीग, जो कि जनवरी 2024 में खेली गई थी, उस बिग बैश लीग में भी उन्होंने दोबारा से उस स्टिकर का इस्तेमाल किया, और अब दोबारा उन्होंने जो है वो उस मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया है जिसने अपने सहाफ़ी को फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने पर अपने चैनल से निकाल दिया था। तो उन सहाफ़ी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है। उस्मान ख्वाजा की तरफ से ये स्टांस जो है वो पिछले 1.5-2 साल से मुस्तकिल आ रहा है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में भी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ, न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि जहाँ जहाँ दुनिया में अमन की बात की जाती है वहाँ पर उस्मान ख्वाजा नज़र आते हैं हमें इस प्लेटफॉर्म से बात करते हुए। और जब आप ये कहते हैं कि क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी मुल्क में सफ़ीर होते हैं, अपने मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं, तो ज़ाहिर है कि इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स की जानिब से भी और पूरी जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है उनकी जानिब से ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद हुई, दुनिया भर ने यूक्रेन के लिए आवाज़ बुलंद की, तो उस्मान ख्वाजा ने भी उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश की है। ये गुज़श्ता 1.5-2 साल से मामला चल रहा है। एक बात सिर्फ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर जाहिर है कि हमारे एक पड़ोसी मुल्क के अंदर तरह तरह के वहाँ पर ट्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं, और आजकल वो उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर बोझ भी करार दे रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि उस्मान ख्वाजा की वॉल के ऊपर जब भी जाएँ तो इस तरह के नारे हमें लिखे हुए नज़र आते हैं कि वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हुए नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं इसलिए उठ रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर है जिसने न सिर्फ टेस्ट के अंदर बल्कि वनडे के अंदर भी जाके इंडिया के अंदर धुलाई की थी। तो उस्मान ख्वाजा अगर उनके लिए बोझ बने होते ना तो उस्मान ख्वाजा वो कब का ड्रॉप कर चुके होते। वो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड नहीं है। साथ साथ हमें सब ICC का भी दोहरा मेयार है ना, एक तरफ कहते हैं पॉलिटिकली या इस तरह के कोई जस्टिस नहीं देने चाहिए, तो दूसरी तरफ इंडियन टीम ने, याद आपको, अपनी शिकस्त खुर्दा आर्मी की कैप पहनकर एक मैच खेला था, प्रॉपर कैप्स पहनी थी, तो उस पर कोई नहीं किया गया, या हल्का फुल्का अगर कह भी दिया गया फॉर फेस सेविंग के चलो हम पर बात ना आए। दिलचस्पी की बात यह है कि ये वही सीरीज थी जिसमें उस्मान ख्वाजा ने इंडिया में सेंचुरी स्कोर की थी, जिसके बाद पाकिस्तान में उन्हें मेजर उस्मान ख्वाजा जो है वो कहा जाने लगा था। तो मेरा ख्याल है कि जब आप ये दोहरे मेयार अपनाते हैं तो फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि हर किस्म के जो भी बात हो रही है उसके ऊपर जाके अपने आप को साबित करने की कोशिश की जाए। कभी कभार वो उल्टा ही पड़ जाता है, और अब तो चूंकि जो हमारे हमसायों की हालत है उसमें अक्सर ही बातें जो है वो उल्टी पड़ रही हैं। बिल्कुल। तो उस्मान ख्वाजा अगर इतना ही बोझ बने होते ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर तो वो उन्हें ड्रॉप कर देते, और कल जिन 3 लोगों ने डबल फिगर में रन बनाए हैं उनमें से एक उस्मान ख्वाजा भी जाहिर है, और वो बहुत कीमती 43। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट ICC जो कि रूल्स में तब्दीली की गई, उन्होंने इसमें क्या डिटेल्स हैं मैं सब जरा 1 बाय 1 करके बता दें, और कितनी तब्दीलियां की गई और क्रिकेट को कोई इसका फायदा होने वाला है या फिर ये जस्ट खबरों में रहने के लिए ICC ने एक शोशा छोड़ा। देखें, ये रूल्स मेरे सामने लिखे हुए हैं, 4-5 किस्म के रूल्स हैं जो तब्दीलियां उनके अंदर की गई हैं। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह हमारे सियासी कल्चर में एक तख्ती लगाने का रिवाज है कि जी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया तो मेरे नाम की तख्ती यहाँ पर लगनी चाहिए। अब चूँकि ICC के चेयर जो है वो आपको पता है कौन है, तो उन्होंने जब से वो आए हैं चेयरमैनशिप के अंदर वो ICC रूल्स के साथ जो है वो कोई ना कोई खाट बछाड़ आए रोज जाए रहती है। तो जो तब्दीलियां हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। स्टॉप क्लॉक आ गई है। स्टॉप क्लॉक ये कहती है जी कि वाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी ये रूल लागू होगा
कि एक ओवर खत्म करने के बाद विद इन 60 सेकंड्स 1 मिनट के अंदर आपको दूसरा ओवर शुरू करना होगा। अगर आपने ये ना किया तो अंपायर 2 बार वार्निंग देगा और तीसरी बार बैटिंग साइड को 5 रन जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे। साथ साथ ये कहा गया है कि अगर गेंद पर स्लाइवा का इस्तेमाल करने की वजह से गेंद की शक्ल बिगड़ जाती है तो बॉलिंग टीम को नया बॉल नहीं दिया जाएगा। अगर जानबूझकर उस बॉल की शेप को खराब किया जाता है तो बॉलिंग टीम को नया बॉल नहीं दिया जाएगा। स्लाइवा तो शाइन के लिए नहीं यूज करते जी, स्लाइवा शाइन करने के लिए यूज होता था, लेकिन कोविड के दौरान जो है इसके ऊपर बैन लग गया था और इसके लिए रेगुलेशंस बनाए गए थे आईसीसी की जानिब से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें भी आप देख रहे थे लीड्स में कि बार बार इंडिया की टीम जो है वो जाकर अंपायर को बॉल की शेप जो है वो चेक करवा रहे थे और अंपायर उस शेप को देख के उनके फैसला कर रहे थे कि उनको नया बॉल देना है या नहीं देना है, और बार बार का रोना पिटना डालने के बाद उनको जो है वो बॉल मिल गया था इंडिया को। तो अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर 5 रन जो है वो काट लिए जाएंगे बैटिंग टीम के, और साथ ही बॉलिंग टीम को ये ऑफर दी जाएगी कि वो अंपायर से मशवरा करने के बाद ये बताए कि कौन सा बैटर अब इन दोनों में से क्रीज पर जाएगा। तो इस रूल को भी अगर कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा तो उसका जो है वो बॉलिंग टीम को फायदा होगा। उसके साथ ये कहा गया है कि एक फेयरनेस ऑफ कैच पे अगर रिव्यू लिया जाएगा तो उस रिव्यू को पूरा लिया जाएगा। पहले ही होता था कि नो बॉल का रिव्यू चेक करके वहीं छोड़ दिया जाता था और आगे अगर उसके ऊपर कैच हुआ तो वो चेक नहीं किया जाता था। अब ये होगा कि उस कैच को भी चेक किया जाएगा और अगर वो कैच अनफेयर हुआ तो बैटिंग करने वाली टीम जितने रन बना चुकी होगी इस दौरान वो रन बैटिंग टीम को जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे। तो अगर मेरी बात सुनें, अगर जो है वो नो बॉल हो गया उसके बाद कैच हुआ तो वो तो जीरो है ना, वो हो ही जब नो बॉल गया तो फिर कैच की अपील क्यों करनी है? देखें, नो बॉल होने के बाद बॉल डेड नहीं हो जाता। उसकी वजह यह है कि जब तक बॉल फील्ड के अंदर है, बॉल डेड तब होगा जब एक क्लियर कैच हो जाएगा, उसके बाद जाहिर है कि वो पूरा अमल जो है वो खत्म होगा। लेकिन अगर वो कैच हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब है कि कैच कंप्लीट नहीं हुआ। कैच कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अमल जारी है, अभी बॉल डेड नहीं हुआ। तो अगर इसमें होगा ये कि अगर कैच कंप्लीट नहीं हो पाया, कैच किसी वजह से बैट्समैन फील्डर जो है वो कैच करते हुए बॉल जमीन से लग गया, उसको रिव्यू के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इस दौरान जो रन्स बैटिंग साइड लिए होंगे वो उनको अवॉर्ड किए जाएंगे। ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि ये कहा जाता था कि वो नल एंड वॉइड हो गए हैं वो रन्स, लेकिन अब वो रन्स जो है वो बैटिंग टीम को अवॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये तमाम वो 5 रूल्स थे जिनमें तब्दीली की गई है। जिनके नाम, जिनकी जो नाम की तख्ती है वो चेयरमैन साहब की जब लग जाएगी, छोटी छोटी सी तख्ती लगाएंगे उनके मुताबिक जो है। बहरहाल अब थोड़ी सी बात कर ली जाए हॉकी के हवाले से। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जनाब हुकूमत से अपील कर दी है कि प्रो लीग हम खेलना चाहते हैं लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ पैसों का है, फंड्स का है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ही वहाँ से स्टेप बैक किया है। तो पाकिस्तान को पहले भी ये ऑफर आई थी, पाकिस्तान को इस साल भी अब ऑफर आई है और कमोबेश मेरे ख्याल $25 लाख दरकार है, ये हुकूमत से कहा गया है। और मुख्तलिफ इदारों से अहमद सईद साहब अपील की गई है कि हमारी मदद करें, हम हॉकी को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। दूसरे एंड पर बात ये भी है कि फ़ंड्स तो तमाम सिंध गवर्नमेंट भी दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है, फेडरल भी दे रही है, कुछ फेडरेशन से भी फंड्स आते हैं। तो फंड्स तो हैं लेकिन ये $25 लाख सीरियसली? देखें, ये प्रो लीग है, ये आमतौर पर यूरोप में खेली जाती है और इसमें दुनिया के जो टॉप 8 टीम्स हैं वो शरीक होती हैं। पाकिस्तान की टीम जब पहला प्रो लीग का इवेंट 2019 में हुआ था तो उसमें भी पाकिस्तान की टीम को शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम उसमें भी शरीक नहीं हो पाई थी क्योंकि पाकिस्तानी टीम उसके एक्सपेंसेस को जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। न्यूजीलैंड की टीम ने अब जो है ये टूर्नामेंट जीता है जिसके फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो उसके बाद न्यूजीलैंड ने शिरकत से माजरत की तो PHF ने IHF ने दोबारा से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कहा कि आप जो है वो इसके अंदर शरीक होने के अहल हैं अगर आप खेलना चाहते हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है अगर वो उनको यस कर देती है और बाद में वो शरीक नहीं हो पाती है तो उसमें खदशा ये है कि पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन को कुछ अरसे के लिए बैन भी किया जाएगा या फिर ये है कि पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन को जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये डिसाइड करना है कि हमें वहाँ शरीक होना है या नहीं होना है। ऐसा ना हो कि अब पाकिस्तान की फेडरेशन 6 महीने 8 महीने पहले हामी भर ले, लेकिन आइंदा बरस जो फरवरी और मार्च में मुतवक्के है प्रो लीग का इवेंट, उसमें जाने से पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दोबारा ज़बू हाली का शिकार हो जाए, जो कि हर थोड़े अरसे के बाद हो जाती है और फिर उसका जो है वावेला हमें सुनने को मिलता है। तो इसीलिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ बैठे हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की है और साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट की है
कि हमारी हेल्प की जाए ताकि हम इसके अंदर शरीक हो सकें। इसमें शरीक होने का एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की टीम को टॉप टीयर टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान की रैंकिंग के अंदर ही बेहतरी आएगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर भी और उसके साथ ही ओलंपिक्स के अंदर भी क्वालिफाई करने का अहल हो जाए। न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो इस प्रो लीग में नहीं खेलना चाहते हैं। तो फंड्स की कमी के बारे में हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि फंड्स मिलते हैं लेकिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती है। तो अगर फंड्स नहीं है तो जो हॉकी की ब्यूरोक्रेसी है, जो हॉकी की इलीट क्लास है, उनको अपने जो अयाशियां और अपने जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम करके प्लेयरों के ट्रैवल के ऊपर और प्लेयरों के जो खर्चात है उनके ऊपर लगाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और हुकूमत से अपील है कि जनाब पाकिस्तान का जो कौमी खेल है उसकी बहाली के लिए अगर वो अपना कोई इनपुट देने के बाद उस पर चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है कि आया वो पैसा जो है वो सही समत पर और खिलाड़ियों पर खेल पर लग रहा है तो ठीक है, और इसके बारे में एक इदारा बना देना चाहिए ताकि ये हमेशा के लिए ये जो फंड्स का रोना है ये खत्म हो जाए, पाकिस्तान हॉकी जो है वो फले फूले। हमारी तो यही दुआ है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, मुझे दी इजाजत, अल्लाह।